नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85649096060897523455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे इनको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं आयुषी मदान आपके सामने लेके आई हूँ हमारे फरवरी के बिल्कुल लास्ट वीक के करंट अफेयर्स। ये वाला जो पूरा लास्ट वीक है हमारा, इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले के लेक्चर्स आप लोग ऑलरेडी सुन चुके हो। तो सबसे पहला है हमारा नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डे अगर मैं बात करूं 22 से लेके 28 तारीख तक, तो देखिए मेरे हिसाब से डेज तो देखो हर दिन रही है, लेकिन एग्जाम में आने लायक मैं आपको बिल्कुल कोई इधर उधर की चीज नहीं बताऊंगी। जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सीधा वही बात बताऊंगी कि ये अभी दिन जो है यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल साइंस डे, विज्ञान दिवस, जिसकी इस बार की थीम पूछी जा सकती है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान। अभी G20 की अध्यक्षता हमारे पास है, उसके तहत इसको स्टार्ट किया गया है। और ये क्यों मनाया जाता है 28 फरवरी ही, क्यों? इसका देखो, मैं हर बार आपको जब भी ये बताती हूँ दिनों के बारे में, आपको मैं रीजन बताती हूँ। अब इसका भी रीजन सब लोग समझेंगे और याद रखेंगे। जो हमारे एक फिजिस्ट थे, जो कि फिजिक्स के ज्ञाता थे, CV रमन, इनका जो है ना बर्थडे इस दिन आता है और इनको यहाँ पर नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है 1930 में फिजिक्स के अंदर। क्या डिस्कवरी करी थी इन्होंने? इन्होंने डिस्कवरी करी थी रमन इफेक्ट की डिस्कवरी के लिए इनको ये प्राइज मिला था। तो इसी के चलते ये चीज था। अब अगर मैं बात करूं कि साइंस की फील्ड में और भी लोगों को क्या कोई प्राइज मिला है नोबेल प्राइज, तो यस, हर गोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर एंड वेंकट रमन रामकृष्ण, इनको यहाँ पर साइंस के लिए ऑलरेडी दिया जा चुका है नोबेल प्राइज। और ये जो दिन है ये 1986 से शुरू किया गया था 28 फरवरी को, रमन इफेक्ट का ट्रिब्यूट देने के लिए नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। सबको क्लियर हुआ? इसके बारे में फैक्ट्स पता होने चाहिए। प्रीवियस जो चीजें हैं वो थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पर आपको आइडिया होना चाहिए। इस बार की थीम पूछी जा सकती है। बढ़ते हैं हमारे डिफेंस न्यूज की तरफ। इस हफ्ते की डिफेंस न्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट है कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज। अभी हमारी जो एयरफोर्स है वो कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज मार्च में होने वाली है, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है। तो कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज किसके साथ होती है? यूनाइटेड किंगडम के साथ। वहीं पर ही की जाएगी। यूनाइटेड किंगडम में एक एयरफोर्स है, उनका नाम क्या है? वेडिंगटन एयरफोर्स बेस। वहां पे किया जाएगा। और केवल इंडिया ही नहीं, उसमें सिंगापुर, फिनलैंड, USA, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, ये सब भी पार्टिसिपेट करेंगे। साथ में इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है। और साथ ही साथ मैं बात करूं, क्या हमारी यूके के साथ और भी कोई एक्सरसाइजेस होती हैं? तो यस, बिल्कुल होती हैं। यूके के साथ हम लोग एक्सरसाइज करते हैं कोंकण एक्सरसाइज। ये हमारी नेवी की एक्सरसाइज है। इसके अलावा हम लोग जो है हमारी एयरफोर्स के साथ हम लोग दोनों इंद्रधनुष एक्सरसाइज करते हैं। इंद्रधनुष। ऐसे ही हमारी जो आर्मी है थल सेना के साथ, ये थल सेना करती है, ये वायु सेना की होती है और ये जल सेना की है। ठीक है। आर्मी के साथ का नाम क्या है? अजेय वॉरियर। ठीक है। क्योंकि यूके के साथ हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक्सरसाइज का और भी किसके साथ हम लोग ही करते हैं। नाम क्या है? कोबरा एक्सरसाइज। तो कोबरा एक्सरसाइज के बारे में पूछता है किसके साथ है, तो ये जो है बाइलैटरल नहीं है, दो देशों में नहीं है, मल्टीनेशनल है। काफी सारे देश यहाँ पे आते हैं ताकि एक दूसरे से हमारे जितने भी लड़ाकू विमान है, फाइटर एयरक्राफ्ट, वो एक दूसरे से नई नई प्रैक्टिसेस सीख सके। और हमारे यहाँ पर हमारे भारत की तरफ से 5 जो है मिराज हेलीकॉप्टर पार्टिसिपेट करेंगे और C-17 हेलीकॉप्टर्स भी यहाँ पर, फाइटर प्लेन भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो ये आप याद रखिएगा, यूके के साथ ये चीज इंपॉर्टेंट पूछी जा सकती है। ऐसे ही हमारा डिफेंस में अगला आर्टिकल है, जैसे हम एक्सरसाइज ये पढ़ रहे हैं, ऐसे ही एक और एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है डेजर्ट फ्लैग। अभी ये हुई नहीं है, मतलब ये चल रही है एक्सरसाइज, ऑन गोइंग है। डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज
अब इससे क्या सवाल बनेगा, समझो इस बात को। डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज 27 फरवरी 2023 से 17 मार्च 2023 तक ऑर्गेनाइज होगी। ठीक है। अब बात यह आती है कि ये इंडिया यहाँ पे जा रहा है, तो यस बिल्कुल इंडिया जा रहा है, तभी हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इंडिया यहाँ पर ये एक्सरसाइज जाएगा, और ये एक्सरसाइज जो है ये बहुत सारी और कंट्रीज भी यहाँ पर आएंगी, अकेला इंडिया नहीं, इसमें यहाँ पर भी और कंट्रीज आएंगी। कहाँ पर होगी ये आपको पता होना चाहिए। तो डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज जो है इस बार की यूएई में की जा रही है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के एक एयरफोर्स बेस है जिसका नाम है अल दाफरा, वहां पर इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और इसमें सिर्फ इंडिया और यूएई नहीं, और भी कंट्रीज आ रही हैं, जैसे कि फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, यूके, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, कोरिया, यूएसए। सारी मत याद करो, बस ये याद कर लो ये मल्टीनेशनल है, सिंगल नहीं। ठीक है। यूएई का एयरफोर्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही बेहतरीन है। वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े एयरफोर्सेज है उसमें से एक यूएई का भी कहा जाता है, जिसमें करीब करीब 4000 लोग यहाँ पर शामिल हैं। तो काफी अच्छा उन्होंने यहाँ पर पावर अपनी बिल्ड करी। तो इंडिया जो है ये पहले भी पार्टिसिपेट कर चुका है डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज में, लेकिन अभी भी कर रहा है। ठीक है। एक तो हमारी इनके साथ वायुसेना के रूप में डेजर्ट फ्लैग हो गई। क्या हम इनके साथ यूएई के साथ और कोई भी एक्सरसाइज करते हैं? तो बिल्कुल हाँ, इंडिया और यूनाइटेड अरब अमीरेट्स के बीच में और भी एक्सरसाइज होती है। एक तो वायुसेना की ही होती है, एयरफोर्स की ही होती है, जिसका नाम है ईगल, ईगल एक्सरसाइज। और एक हम उनके साथ जो है नेवी की एक्सरसाइज करते हैं, जल सेना की एक्सरसाइज भी होती है, जिसका नाम क्या है? बाइलैट। ये बहुत कम होती है, तो इसको आप याद नहीं भी रखोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत ही कम की जाती है एक्सरसाइज। सबको क्लियर हुआ? तो मल्टीनेशनल यूएई होस्ट कर रहा है, यही सवाल पूछे जाते हैं कि कौन होस्ट कर रहा है, कहां पर है। और इस बार इंडिया के 5 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एलसीए और तेजस, तेजस सबने सुना है, तेजस यहाँ पर इंटरनेशनल पहली बार यहाँ पे परफॉर्म भी कर रहा है, और C-17 एयरक्राफ्ट भी है, विमान हमारे इंडिया की तरफ से यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। अब कुछ भारत से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को देखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना है मुलेठी के बारे में, मुलेठी लिक्रोस भी कहते हैं उसको। मुलेठी की जो है कल्टीवेशन करने वाला जो है पहला प्रदेश, भारत का पहला राज्य बना है, जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश, ये याद रखिएगा, मुलेठी की कोक की खेती करने वाला प्रॉपर, मैं ये कह रही हूँ खेती तो पहले भी होती थी, पर क्या है इसके अंदर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से खेती की जाएगी, वो करने वाला पहला कौन बना है? पालमपुर में प्रॉपर की जा रही है। और इसके साथ जो है CSIR भी जो है फार्मर्स के साथ मिलेंगे। CSIR क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके जो हेड होते हैं ना वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो यहाँ पर मुलेठी में बहुत डिमांड है, ये यूज की जाती है, आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी यूज किया जाता है। हम बहुत सारी अलग कंट्रीज को यहाँ पर वहां से मंगवाते हैं। तो अगर हम इसको यहाँ पर ही खुद ही इस्तेमाल करने लग जाएं तो अपने को फायदा होगा इससे, है ना। इम्पोर्ट पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है हर चीज में फायदा मिलता है। तो उसी के लिए किया जा रहा है। इसका बहुत ही मीठा सा स्वाद होता है, और ऐसा कहा जाता है कि ये सुक्रोज से 5 गुना 50 गुना ज्यादा मीठी होती है। और इसको आयुर्वेद में भी लिखा गया है। मुलेठी का आयुर्वेद में क्या नाम लिखा गया है? यष्टि मधु। मधु समझ रहे हो? मधु यहाँ पर लड़की का नाम नहीं, मधु यहाँ पर क्या चीज है? ये एक मीठा सा, मतलब मीठी मीठी को बताया जा रहा है कि बट ये एक स्वीटनेस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है भाई। और एक कैंडी और जो भी हम स्वीटनेस होते हैं ना जो इस्तेमाल करते हैं खाने में, उसको इसको इस्तेमाल उस चीज में किया जाता है। तो ये भी एक याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है यूनिसेफ का एम्बेसडर जो है रिसेंटली बनाया गया है। यूनिसेफ का एक एम्बेसडर बनाया जाता है, जिसमें वो क्या बताते हैं कि भाई ये हमारी सारी चीजों को प्रमोट करने वाले हैं। तो यूनिसेफ का अभी जो एम्बेसडर बनाए गए हैं वो किसको बनाया गया है? हमारे भारत के एक एक्टर आयुष्मान खुराना, बॉलीवुड एक्टर, सब लोगों ने इनके बारे में सुना जरूर होगा। इनको बनाया गया है ताकि ये बच्चों के अधिकार के लिए, चिल्ड्रन के राइट के लिए आवाज उठा सके और इसको प्रमोट कर सके।
तो यहाँ पर उन्होंने भी यहाँ पर बोला है कि नेशनल एम्बेसडर बनना, मतलब भारत के लिए बने हैं एम्बेसडर, बहुत ऑनर की बात है, जिसमें बच्चों के लिए जो उनके साथ साइबर बुलिंग होती है या जेंडर इक्वालिटी के ऊपर बात नहीं की जाती है, तो यहाँ पर उन चीजों पर बात करके उसको और ज्यादा प्रमोशन दिया जाएगा। यूनिसेफ की फुल फॉर्म पता है? ये यूनेस्को नहीं है। मैंने ऐसा देखा है कई बार, यूनिसेफ और यूनेस्को में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यूनेस्को और यूनिसेफ बिल्कुल अलग है। और यूनिसेफ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ही बच्चों के, याद करो सी इसमें जो आ रहा है ना, वो चिल्ड्रन के लिए बताया जा रहा है। तो यूनिसेफ यहाँ पर बच्चों के राइट्स के लिए होता है, जबकि यूनेस्को में सारी चीजें मिक्स होती हैं। ठीक है, तो एक ये वाला फैक्ट भी अपना लर्न कर लीजिएगा। और भी इससे पहले बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो हैं वो यूनिसेफ के साथ जुड़े रही हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर आयुष्मान खुराना है। इनकी काफी मूवीज हम लोगों ने देखी हुई हैं, तो ये भी एक याद रखना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। दादा साहब फाल्के अवार्ड, देखिए आप भी जानते हैं कि एक क्वेश्चन जो है वो इस टाइप के ऊपर भी पूछा जाता है। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है ये 2012 से स्टार्ट हुआ था। जो हमारे दादा साहब फाल्के हैं, धुंधीराज गोविंद फाल्के, फादर कहे जाते हैं जो इंडियन सिनेमा के, उनके लिए दिया जाता है। तो अगर मैं बात करूं सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो कौन सा है भारत में? दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो कि नेशनल फिल्म अवार्ड्स द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसमें एक आपको स्वर्ण कमल दिया जाता है, गोल्डन लोटस, एक शॉल दी जाती है और 10 लाख रुपए का कैश प्राइज भी दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो है यहाँ पर इसके पहले विनर, दादा साहब फाल्के की पहली विनर थी देविका रानी। ये एक एक्ट्रेस थी जिनको सबसे पहली बार ये एक्ट, मतलब कहा जाता है कि ये इंडियन सिनेमा की पहली लेडी थी जिन्होंने 10 साल तक कंप्लीट किए थे इसमें। तो दादा साहब वही पर्सन है जिन्होंने भारत की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म राजा हरीश चंद्र को यहाँ पर पूरा बनाया था। तो अब इसको बहुत बार दिया जा चुका है, हमें सारे नहीं पढ़ने हैं, आपको सिर्फ जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड अभी के जो दिए गए हैं 2023 के जिसको दिए जा रहे हैं, थोड़ा सा उनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकता है कि किस किस को ये अवार्ड दिए गए हैं। तो विनर के लिस्ट में मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीजें निकाली है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इस बार का जो ये अवार्ड है, आपसे मेरे को ऐसा लगता है कि भाई बेस्ट फिल्म तो पूछा या फिर फिल्म ऑफ द ईयर, इन दोनों कैटेगरी में से एक पे सवाल बन सकता है। तो मैं तो ये बोलूंगी इसको पढ़ के जाइएगा। 2012 में जो ये शुरू हुआ था। फिल्म ऑफ द ईयर RRR सबको पता है, बहुत फेमस है। इसी के सॉन्ग नाटो नाटो को भी अवार्ड दिया जा चुका है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ऐसी बेस्ट फिल्म है द कश्मीर फाइल्स, बहुत बेहतरीन मूवी। एक्ट्रेस में आलिया भट्ट है और एक्टर में रणबीर कपूर, दोनों हस्बैंड वाइफ को अवार्ड मिल गया। ठीक है, बाकी और भी हैं काफी सारी सीरीज में, बट वो नहीं उतना पूछे जाएंगे, आपने ये सारी चीजें याद रखनी है। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये 4 यहाँ पे लिखे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप ये पढ़ के जाए। हर एक स्टूडेंट ये वाले पूरे 4 स्लाइड्स को पढ़ के जाए। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देखिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, इस पिक्चर को देखिए अच्छे से सब लोग। ये पिक्चर जो है किसकी है? ये अभी एक मैप तैयार हुआ है और ये स्टार्ट हो गया है। एक पार्क है, सबको दिख रहा है ये एक पार्क है। तो ये पार्क क्या है? ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा पार्क है। लेकिन किस कैटेगरी में? ये पार्क सबसे बड़ा है जो कि दिव्यांग पार्क में काउंट किया जाएगा। नाम है इसका अनुभूति इंक्लूसिव पार्क, अनुभूति समावेशी पार्क। देखो मैं आपको एक वर्ड क्लियर कर दूं, अनुभूति तो चलो एक आपके एक फील के लिए होगा कि भाई हम एक सॉफ्ट टच दे रहे हैं। इंक्लूसिव वर्ड का मतलब होता है आप हर प्रकार से लोगों को आगे जोड़ रहे हो, समावेश कर रहे हो। इंक्लूसिव में वर्ड आ रहा है ना इन मतलब जोड़ना, और एक्सक्लूसिव में क्या आता है? एक्सक्लूड करना, बाहर निकाल देना। लेकिन इन में क्या आ रहा है? जोड़ के रखना, मतलब हर एक को जोड़ के रखना। जैसे मैं बात करूं समावेशी शिक्षा की, मैं बोलूं समावेशी शिक्षा क्या होती है, तो आप लोग कहोगे कि भाई जो गरीब और अमीर बच्चे सारे एक साथ बैठ के पढ़े, हर एक को आगे बढ़ने का मौका मिले। मैं भी कहूंगी बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप। और क्या इसमें? तो देखो समावेशी शिक्षा भी कुछ इसी तरीके का है। उसमें क्या होता है, सिर्फ अमीर गरीब नहीं, उसमें जो दिव्यांग जन है ना, जो बच्चे हैं जो थोड़ा सा फिजिकली चैलेंज्ड हैं, उनको भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। उनके लिए कोई स्पेशल स्कूल्स ना, उनको स्पेशल ट्रीट मत करो। ठीक है, क्या करें, सिर्फ आप सिर्फ सबको एक साथ जोड़ के पढ़ाएं। ठीक है, ताकि उनको कोई अलग से फील ना हो कि हमें कुछ अलग से हो रहा है, वो भी तो हमारी जैसे हैं। तो सेम उसी तरीके से अनुभूति इंक्लूसिव, इंक्लूसिव वर्ड समझ गए ना, सभी लोगों को जोड़ के रखने की बात हो रही है। ऐसे ही इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी होती है, समावेशी जो डेवलपमेंट है वो भी इसी तरीके से होती है, जिसमें आप
हर एक लेवल पे डेवलपमेंट करते हो, चाहे एक गरीब है, चाहे एक बहुत छोटी सी कोई शॉप चलाता है, चाहे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलाता है। हमें अपनी इकोनॉमी को ऐसे डेवलप करना है ताकि हर लेवल पे डेवलपमेंट की जा सके। तो वहां पर भी ये अनुभूति शिक्षा भी कुछ इसी अनुभूति जो ये पार्क बनाया गया, जो आपको मैंने पिक्चर बताई थी, तो वो भी कुछ इस तरीके से ही बनाया गया है। और हमारे जो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के मिनिस्टर हैं, नितिन गडकरी जी, उन्होंने यहाँ पर इसको पूरा स्थापित किया। कहाँ पे किया है? वो है नागपुर, महाराष्ट्र। ये आपको याद रखना है। 21 तरीके की डिसेबिलिटी को रखने का है इसमें, टच करना, स्मेल करना, वाटर के लिए करना, थोड़े से जो मेंटली चैलेंज्ड बच्चे हैं, उनके लिए करना, हर प्रकार से यहाँ पे चला गया। जो ब्लाइंड हैं या उनको कोई बॉडी में प्रॉब्लम है, सबके लिए यहाँ पर ध्यान रखा गया। एसिड अटैक के जो विक्टिम्स है उनको भी यहाँ पर ध्यान में रख के एक ऐसा बनाया गया है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। प्लीज इसको जरूर मतलब पढ़ लीजिएगा इस पूरे टॉपिक को। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है सारी चीजें, बस उसी को याद रख लोगे ना, उतना भी इसमें इनफ है कि ऐसे से बनाया गया। 21 डिसेबिलिटी के इकट्ठा करके इसको डेवलप किया गया है। ठीक है भाई, सारी फैसिलिटीज यहाँ पे दी गई हैं। सो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना है। दिव्यांग पार्क है, इसको याद रखना। पिक्चर आप लोगों ने देख ली, पिक्चर देख लिया ना तो आपको याद रहेगा। कभी भी एग्जाम में कुछ आता है ना, तो आप इसमें सोसाइटी का पेपर आता है जो हम मेंस में लिखते हैं या एथिक्स में लिखते हैं, तो वहां पर इसको आप एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकते हो कि सरकार ने इसको और ज्यादा डेवलप करने की कोशिश करी है, तो आप इसको यूज कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल उसकी तरफ। इंडिया टुडे ने जम्मू कश्मीर टूरिज्म को बेस्ट टूरिज्म का अवार्ड यहाँ पे दिया है। बेस्ट टूरिज्म अवार्ड अगर मैं बात करूं, तो जम्मू कश्मीर को दिल्ली में ही ये अवार्ड हुआ था। तो उसमें ये अवार्ड दिया है कि जो जम्मू कश्मीर है वो टूरिस्ट के मामले में, टूरिज्म को प्रमोट करने के मामले में काफी बेहतर और काफी अच्छा था। पिछले साल वेस्ट बंगाल को भी दिया गया था, लेकिन इस बार का जो ये अवार्ड है, पहले दिया गया था वेस्ट बंगाल को, अभी ये किसको दिया गया है? इसको भी याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर। बहुत ब्यूटीफुल जगह है जम्मू कश्मीर घूमने के लिए। तो ये अवार्ड डेस्टिनेशन अवार्ड है कि डेस्टिनेशन अगर जाना है तो उसके लिए। बाकी काफी प्रेस किया था कि जो गुलमर्ग है, गुलमर्ग को और बेहतर बनाने के लिए काफी नई नई कोशिशें भी की गई हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इससे भी सवाल बन सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है, ये आपने पिक्चर देख ली है, बांदीकूट या बैंडीकूट भी, दोनों में से आप कैसे भी इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ। ये एक तरीके का बैंडीकूट रोबोट है। ठीक है, ये रोबोट क्या करेगा? केरल सरकार ने पहली बार एक रोबोट यहाँ पे तैयार करवाया है। पहले से इसकी चल रही थी तैयारी, लेकिन अब इसको फाइनल किया गया है। गुरुव्यार के टेम्पल एरिया में, गुरुव्यार का जो एक पूरा मंदिर एरिया है, वहां पर इसको सीवेज को साफ करेंगे। देखा ना इस पिक्चर में सीवेज साफ किए जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर मैनुअली हाथों से करने की बजाय क्या करोगे? ह्यूमंस की जगह रोबोट अब साफ करेंगे गड्ढे, मैनहोल्स। ये अभी भी यूज हो रहा है, ऐसा नहीं कि पहली बार यूज कर रहे हैं बैंडिकूट को, नहीं, ये बहुत सालों से चलता आ रहा है। लेकिन पब्लिक प्लेस पे पहली बार ये जो प्रॉपर गड्ढे और इस तरीके से साफ करने के लिए ना, ये पहली बार कर रहा है। ठीक है, ये क्या करता है? ये जो पूरा गड्ढा होगा ना, जैसे इस पिक्चर में देखो, इस गड्ढे में जाएगा, गड्ढे में जा करके जो है पूरा इसमें जो खुदाई करनी है, जो भी वहां पे वेस्ट पड़ा है ना, उस सबको इकट्ठा कर देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये पूरा रोबोट बनाया ना, ये फायर प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। ठीक है, और अगर कोई हार्मफुल गैसेस है ना, कोई जहरीली अगर गैसेस भी पड़ी है ना अंदर, ये उसको भी बता सकता है। और इसमें कैमरा भी लगे हुए हैं, और इसमें मोशन सेंसर भी है कि कुछ भी होगा ना पहले ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये वहां से आया है। और इसके अलावा मैं बात करूं तो बैंडिकूट होता क्या है? आप लोग कई सोच रहे होंगे यार ये बैंडिकूट नाम क्यों रखा है इसका। तो देखो, बैंडिकूट नाम ना ऑस्ट्रेलिया से आया है। ये ना एक एनिमल होता है ऑस्ट्रेलिया में, जो एक खुदाई का काम करता है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये भी तो खुदाई का ही काम कर रहा है ना, एक तरीके से खोज रहा है नीचे की चीजों को। तो वहां से ये नाम रख दिया बैंडिकूट। ठीक है, तो ये वहां से नाम निकल के आया है। और इसी को जो है केरल प्राइड कहा जाता है। केरला में इसको प्राइड के रूप में जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा, केरल को इस चीज का बोला गया है, इंपॉर्टेंट है। केरल और भी चीजों के लिए न्यूज में है, वो मैं आपको भी बताऊंगी कि क्यों न्यूज में है ये। नेक्स्ट है, अब कुछ समय बाद जो मुंबई का चर्च गेट रेलवे स्टेशन है, बहुत ही फेमस है, बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो मुंबई का एक बहुत पुराना 153 ईयर ओल्ड पुराना एक रेलवे स्टेशन, उसका नाम क्या कर दिया गया है? अब चेंज करने की बात हो गई है। किसके नाम पे रखा जाएगा? भारत के पहले गवर्नर ऑफ आरबीआई, जिनका नाम है सीडी देशमुख।
चिंतन मनन राव देशमुख स्टेशन के नाम से उसको जाना जाएगा। ये किसने रखा है? जो अभी एकनाथ शिंदे की सरकार, मैंने उसी के साथ में आर्टिकल दे दिया आपको, एकनाथ शिंदे की सरकार जो वहां के चीफ मिनिस्टर है, न्यू शिवसेना के नए अब अधिकारी के रूप में शपथ ले ली है उन्होंने। वही है शिवसेना के। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनको यहाँ पर जो है तीर कमान, धनुष और तीर का एक चिन्ह जो है आवंटित भी कर दिया है। तो फाइनली अब शिवसेना की जो गवर्नमेंट है वो एकनाथ शिंदे के अंडर रन कर रही है। तो उन्हीं उसी सरकार ने ये पास करवाया। अगर मैं सीडी देशमुख की बात करूं तो सीडी देशमुख महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते थे। वो इंडियन सिविल सर्विसेज भी ज्वाइन कर चुके थे और भारत में पहली बार जो है मतलब किसी गवर्नर ऑफ आरबीआई के नाम पे भी ये रखा गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। तो ये किसने पास करा है? एकनाथ शिंदे की शिवसेना सरकार ने। अगर मैं आपको आरबीआई के बारे में पूछूं तो भाई आरबीआई जो है, अगर मैं स्पेशली आरबीआई के बारे में बात करूं तो आरबीआई हमारा बहुत ही पुराना बैंक है और ये सबसे बड़ा बैंक है भारत का, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। पूरे भारत का कंट्रोल करने के लिए सारी चीजों को कंट्रोल करता है। कब बना था? 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, फिर इसको, अब मेरा सवाल ये है कि जब ये बना था 1 अप्रैल को, आरबीआई का एक्ट आया था 1934 में, लेकिन ये बना 1935 में। तब इसके पहले गवर्नर कौन थे? देखो, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद वाले तो मैंने बता दिया सीडी देशमुख है, लेकिन बिफोर इंडिपेंडेंस कौन थे? बिफोर इंडिपेंडेंस गवर्नर थे भाई, नाम लिख लीजिए सब लोग। बिफोर इंडिपेंडेंस पहली बार बने थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता प्लीज इस वाले फैक्ट को लिख लीजिए। ठीक है, आरबीआई के अंदर टोटल 21 मेंबर होते हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा होता है गवर्नर। ठीक है, अभी कौन है? शक्तिकांत दास। उसके बाद 4 होते हैं डेप्यूटी गवर्नर। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिप्रेजेंटेटिव भेजे जाते हैं। 10 डायरेक्टर होते हैं जो गवर्नमेंट भेजती है, और 4 अलग अलग डायरेक्टर्स होते हैं जो मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और दिल्ली में रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुआ सबको यहां तक आरबीआई के बारे में? आरबीआई की सबसे पहली बार बनाने की जो बात की थी ना, कि सबसे पहली बार इसको बनाया जाएगा, वो बोला था एक कमीशन जिसका नाम है हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन भारत आई थी और इन्होंने सबसे पहली बार बोला था कि हमें ऐसा बनाना है। 1926 में बोला था कि भाई एक बैंक ऐसा होना चाहिए। इन्होंने ये चीज बोली, पर इनकी बात मानी नहीं गई थी। उसी समय यहाँ पर बी आर अम्बेडकर जो थे हमारे, बी आर अम्बेडकर जी ने यहाँ पर एक बुक भी लिखी थी, द प्रॉब्लम ऑफ रुपए। उस समय काफी बात हुई थी इसके ऊपर। फिर फाइनली साइमन कमीशन भी आए थे। साइमन कमीशन के बाद यहाँ पर 1934 में एक्ट पास हुआ और 1935 में यहाँ पर आरबीआई की स्थापना कर दी जाती है। ठीक है, और जब पार्टीशन हुआ 1947 में, तब ऐसा नहीं कि पाकिस्तान को अलग बैंक उस समय मिल गया, नहीं, आरबीआई ही पाकिस्तान के लिए भी काम कर रही थी जब तक पाकिस्तान का बैंक नहीं बन गया 1948 में। ठीक है, तो फिर वहां से जो है उसके बाद से फिर एक एक्ट पास हुआ और फिर उसके बाद से आरबीआई की जिम्मेदारी है पूरा बैंकर्स ऑफ बैंक बन के काम करना। सारी चीजों को, सारा लाइसेंस ही आपको आरबीआई से लेना होता है। और मैं ये बता दूं कि इसके हेडक्वार्टर्स आज के समय में कहां पर है? हेडक्वार्टर्स है महाराष्ट्र में, मुंबई में, शहीद भगत सिंह मार्ग। क्या हमेशा से मुंबई में ही है? नहीं, पहले कहाँ थे? कलकत्ता में, जब बना था ना 1935 में। फिर 1937 में, 1937 में इसको कहाँ शिफ्ट कराया गया? मुंबई, शहीद भगत सिंह मार्ग में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये आप याद रखिएगा, ये भी मैंने बता दिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अब नई जो है यहाँ पर शिवसेना को बना दिया, शिवसेना के जो हेड है वो एकनाथ शिंदे को बना दिया गया। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल। देखो, मैं आपको पहले भी पिछले हमारे लेक्चर में चैट जीपीटी के बारे में बता चुकी हूँ, है ना? तो चैट जीपीटी मैंने आपको बताया था, भारत का खुद का आया लेक्सी जो कि वेलोसिटी ने बनाया है। मैंने बताया यूआईडीएआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हमारा आधार कार्ड के लिए देखती है, इन्होंने भी अपना बनाया है जिसका नाम है आधार मित्र। उसी प्रकार से एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी यहाँ पर क्या बनाया गया है? एक अलग से चैट जीपीटी बनाया गया है जिसका नाम है अमा कृष एआई। अमा कृष एआई उड़ीसा की सरकार द्वारा, इसको उड़ीसा के गवर्नर जो है उनके द्वारा लॉन्च किया गया है, उड़ीसा में किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, भारत का पहला एग्रीकल्चर चैट बॉट, एग्रीकल्चर के लिए
बनाया गया, अमा कृषि याद कर लीजिए। और बाकी ये भी याद रखना, गूगल का भी है अपना, गूगल का भी चैट जीपीटी है अपना, क्या नाम है उसका, बार्ड, BARD। मैंने अपने पिछले लेक्चर में चैट जीपीटी के बारे में आपको समझाया है, तो जिसको भी डाउट हो क्या होता है, वो मेरा पिछला वाला लेक्चर है ना, जो 3rd वीक का लेक्चर है, वो भी अपलोड हो चुका है, आप लोग वो सुन करके, उसमें मैंने बताया है, जिसने नहीं सुना जरूर सुने, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसा लगा आपको वो लेक्चर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो अपना वो कंप्लीट जरूर कर लेना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है वो वाला लेक्चर, उसमें मैंने बहुत डिटेल में चीजें सारी समझाई है। ऐसे ही अब आप यहाँ पे देखेंगे हमारा ये, कि इस बार का जो हमारा वर्ल्ड वेटलैंड्स डे था फरवरी में, 2 फरवरी 1971 से 2 फरवरी हम मनाते हैं। तो इस बार के वर्ल्ड वेटलैंड्स डे की थीम क्या रही है? थीम पे आपको पता है क्वेश्चन आ रहा है, वेटलैंड्स डे तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वेटलैंड्स डे जो है यहाँ पर, उसकी थीम क्या थी? और मतलब आपको ऑप्शन देके बताना है, फटाफट बताइए। 2023 की इस बार की जो थीम है, वेटलैंड रिस्टोरेशन, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, ये आर्द्र भूमि बहाली का समय है, बचाने का समय है। भारत में कितनी वेटलैंड साइट है? 75। कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं वेटलैंड्स और यूनेस्को के हेरिटेज साइट में। तो देखिए, वेटलैंड्स की जो साइट है वो 75 है, और यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो 40 है। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी इस चीज में, जरूरी है इसको लिखना और याद करना, बिकॉज एग्जाम में कई बार इस पे सीधा सीधा सवाल पूछते हैं कि कितनी है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने आपको ये दे दिया। और ऑप्शन भी कुछ इसी प्रकार से आते हैं, सारे कंफ्यूज लगते हैं, जिनको नहीं पता होता वो लगता है यार ये तो सारे ठीक लग रहे हैं अपने को, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा अगर पूछता है रामसर साइट्स कितनी है, मतलब वेटलैंड साइट्स, इसको रामसर साइट्स भी कहते हैं ना, तो कितनी है सबसे ज्यादा किसके पास है? सबसे ज्यादा रामसर साइट्स है हमारे तमिलनाडु के पास, ठीक है। मैक्सिमम है तमिलनाडु के पास, पहले यूपी था लेकिन अब तमिलनाडु हो गया है। तमिलनाडु में 14 है, उसके बाद यूपी है जिसमें 10 साइट्स हैं। तो जो रिसेंटली ऐड हुई है ना, आपका जो भी एग्जाम आ रहा है, रिसेंट वाली पढ़ के जाना। मैं ये नहीं बोल रही 75 की 75 लर्न कर लो, अगर कर लो तो बहुत अच्छी बात है, पर लेकिन जो बिल्कुल लास्ट लास्ट में ऐड हुई है ना अगस्त में, वो तो आपको लर्न करनी पड़ेगी, वो तो मैं आपको एज अ टीचर बिल्कुल कहूंगी कि जरूर लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की तरफ। इस बार का जो एक अवार्ड है, फेलिक्स होफुगट बोगनी अवार्ड, ये किसको दिया गया है? तो इस बार का ये जो अवार्ड है, ये एंजेला मार्कल, एंजेला मार्कल को ये अवार्ड दिया गया है। क्योंकि एंजेला मार्कल जो है, ये जर्मनी की चांसलर रही है पहले। इन्होंने ऐसा क्या किया था जिनको ये अवार्ड मिला है? इन्होंने ओपन डोर रेफ्यूजी, जो यहाँ पर आइवरी कोस्ट की एक कंट्री है, आइवरी कोस्ट उसकी कैपिटल है, वहां पर जो भी रेफ्यूजीज की प्रॉब्लम चल रही थी, उसको उन्होंने 2015 में सॉल्व करा था, या आप कह लो कि काफी सारी उन्होंने मदद करी थी। उस पर्पस को सेलिब्रेट करवाने के लिए, या उनको इस चीज का एक ऑनर देने के लिए ये अवार्ड दिया गया है। किसकी तरफ से? यूनेस्को पीस प्राइज, यूनेस्को का शांति सम्मान। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप 4020 2023 का जो है वो किसने जीता है? ठीक है, तो इस बार का ये जो अवार्ड है ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। तो आपसे सीधा ये पूछा जा सकता है कि इस बार का ये अवार्ड जो है वो किसने दिया है, और ये किसको हरा के जीता है ऑस्ट्रेलिया ने? वो है साउथ अफ्रीका को, ठीक है। और साथ ही साथ ये इस बार का जो ये वर्ल्ड कप है T20 का, ये हुआ कहाँ था? तो वो भी कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में ही हुआ था, ठीक है। साउथ अफ्रीका में 10 फरवरी से 26 फरवरी 2023 तक, लास्ट वाला केप टाउन में हुआ था। और ऑस्ट्रेलिया ने इसको यहाँ पर जो है वो जीता है, साउथ अफ्रीका को 19 रन से हराते हुए, ठीक है। और ये कौन ऑर्गेनाइज कराता है? ये आईसीसी। क्या है आईसीसी की फुल फॉर्म? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। और वुमेन की बात हो रही है यहाँ पर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है आईसीसी के? इसके हेडक्वार्टर्स है दुबई, यूएई में आईसीसी के हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं। 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी रिसेंटली ही कोल्लम को जो है एक अवार्ड दिया गया है, जिसका नाम है स्वराज ट्रॉफी। अब सवाल है कि भाई स्वराज ट्रॉफी, पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि कोलम को स्वराज ट्रॉफी मिली है, और इसमें क्या पूछा जा सकता है। स्वराज ट्रॉफी जो है, उन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से अपना पंचायत को निभाया है। पंचायत का अवार्ड दिया जाता है, तो ये
उनको यहाँ पर अवार्ड दिया गया कोल्लम डिस्ट्रिक्ट को। ये है कहाँ पर? कोल्लम डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड कहाँ पर है? तो देखिए कोल्लम डिस्ट्रिक्ट जो है वो केरला में लोकेटेड है। मैं आपको इससे पहले भी बता चुकी हूँ, कोल्लम आपको और किसके लिए याद रखना है, ये भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट के रूप में बन गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी का मतलब है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी हासिल करी है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे भी कौन रहा है, वो भी केरल का ही कन्नौर डिस्ट्रिक्ट है। मैंने कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि केरल मैं आपको बताऊंगी अभी और चीजों के लिए भी न्यूज में है, तो वो यही है, ठीक है। तो ये आप याद रखना कि ये अवार्ड इस चीज के लिए है। और कोल्लम अभी न्यूज में भी है। एक तो ये कोल्लम जो है वो उसको कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट बना है और स्वराज की ट्रॉफी भी मिली है, ठीक है। और एक चीज बता दूं, केरल में एक और भी है जगह के से, क्योंकि के से सारे नाम चल रहे हैं ना इसलिए। तो केरल में एक और जगह है जिसका नाम है कोट्टायम। ये कोट्टायम क्यों न्यूज में रहता है या फिर क्या है खास, यहाँ पर भारत के रबड़ बोर्ड ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं। सबसे ज्यादा जो रबड़ है वो यहाँ पे उगाई जाती है, यहाँ पे मिलती है। तो ये इसलिए भी न्यूज में है। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी जो पीएम गति शक्ति की रीजनल वर्कशॉप पहली है, ये सबसे पहली बार ये वर्कशॉप कहाँ पे हुई है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, लद्दाख, गोवा, पुडुचेरी। तो अभी पहली 20 फरवरी को हुई थी ये वाली, और पहली वर्कशॉप हुई है। और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज कराई गई है? ये ऑर्गेनाइज कराई गई है गोवा में, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव या इसका काम क्या है, देखो ये गोवा के पणजी में ऑर्गेनाइज कराई गई है, ठीक है। गोवा के पणजी में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। इसको आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पर भी मैं लिख रही हूँ इधर, गोवा के पणजी में, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो पीएम गति शक्ति प्रोग्राम है हमारा, जो बजट में पिछले साल आया था, जिसमें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, भारतमाला, सागरमाला, सारी चीजों को प्रमोट करना है हमारी कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के तहत। तो कैसे अप्रोच करना है, अप्रोच तो बनानी पड़ेगी ना। तो आइडिया क्या है कि हर स्टेट से हम लोग, अब इसमें कौन कौन है, वेस्टर्न और सेंट्रल जोन के हैं, तो काफी सारी स्टेट्स इसमें आकर के मिलके पार्टिसिपेट करके बढ़ाएंगी। इसमें गुजरात आई, महाराष्ट्र आई, गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उनके सारे सीएम, उनके सारे मिनिस्टर ऑफ जो भी वहां पर रोड ट्रांसपोर्ट के हैं, कम्युनिकेशन के हैं, 100 से ज्यादा लोग आए थे वहां पर। अब उसमें डिसाइड किया गया कि हमने आपको कैसे आगे बढ़ाना है। तो इस तरीके से थे ये आपके इस हफ्ते के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और हमारे चैनल पर पूरा मंथली करंट अफेयर की वीडियो भी आ चुकी है, आप वो भी सुनेंगे और वीकली भी कवर करेंगे। वीकली करंट अफेयर की वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं होती है, आप लोग फटाफट सुन के इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसको पूरा कंप्लीट कीजिए, फेब्रुअरी मंथ अपना कंप्लीट कर लीजिए। और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट हफ्ते मार्च में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।